नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका अपना चौधरी पंकज सिंह मुलाकात कराता हूँ युवाओं के सच्चे हितैषी पंडित शिवम झा जी से। नमस्कार पंडित शिवम। नमस्कार जी पंकज जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए शिवम जी कैसे हो? तो शिवम जी, जैसा कि मैंने आज आपका अभी तक बहुत नाम सुना है और आप युवाओं के सच्चे हितैषी हो, सच्चे मार्गदर्शक हो। युवाओं में आपकी एक अमिट पहचान है। जैसे कि मैंने अपने आसपास के क्षेत्र में युवाओं से सुना है कि शिवम झा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपका इंटरव्यू लिया जाए, आपसे साक्षात्कार किया जाए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे शिवम जी ये है कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं जिससे कि युवाओं तक वो संदेश पहुंच सके। देखिए, मेरा नाम शिवम झा है। हाँ जी। मैं बिहार के एक छोटे से जिला मधुबनी जिला है। हाँ जी। उसमें गांव है बिशौर, हाँ जी। जो जहाँ पे श्री राम, हाँ जी। लक्ष्मण, हाँ जी। विश्वामित्र जी के साथ आए थे। हाँ जी। आज भी वहाँ परिक्रमा लगता है। हम्म। 84 परिक्रमा कहते हैं, 84 परिक्रमा। हाँ जी। वो आज भी लगता है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला के हाँ जी। एक छोटे से शहर खोड़ा कॉलोनी में निवास स्थान है। हाँ जी। अभी यही है फिलहाल। तो शिवम जी, जैसा कि मैं पूछना चाहूंगा आपको कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल से हुई है और जो आपकी अंतिम लास्ट शिक्षा थी कौन से कॉलेज से आपने प्राप्त की है? जी, मैं प्राथमिक शिक्षा मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, नगर निगम मयूरगढ़ फेज 3 से। और आगे की शिक्षा हुई न्यू कॉलोनी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है वो भी। हाँ जी। हाँ, मैंने BBA किया है IMS नोएडा से, सेक्टर 62। हाँ जी। वहीं से मेरी ग्रेजुएशन हुई है हाँ जी। और उसके बाद आगे बस ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। तो फिलहाल में आप क्या कर रहे हैं शिवम झा जी? फिलहाल में मेरी लोगों के सामाजिकता कार्य में हूँ, सामाजिक कार्यों में हाँ हूँ जी। और साथ में अपना छोटा मोटा काम भी है। तो कुल मिला के मैं आपको समाज सेवी कहूँ तो ठीक रहेगा? ये तो आप पे निर्भर करता है, आप मुझे क्या कहते हैं। जी जी। तो शिवम जी, मैं आप सामने अपना दूसरा क्वेश्चन पुट करता हूँ। जी जी। आप अपना प्रेरणा स्रोत किस महान व्यक्ति को मानते हैं? जी, स्वामी विवेकानंद जी। जी। आखिर क्यों स्वामी विवेकानंद जी क्यों? स्वामी विवेकानंद जी ने, देखिए, हाँ जी। अपने धर्म का प्रचार, हाँ जी। हिंदू होने का जो प्रचार, हाँ जी। उन्होंने किसी को दुख हाँ जी। यानी किसी का विरोध करके नहीं किया, सिर्फ अपने धर्म को प्रचार किया। जी। शिकागो में जाके सिर्फ अपने रहना, हाँ जी। अपना क्या कहते हैं सजावट, अपना पहचान, खाना, क्या कहते हैं वस्त्र, इन सब का प्रचार किया। ना कि किसी को ये कह के कि जी सामने वाला ये करता है या वो करता है, नहीं। तो मैं इसीलिए उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के कदमों पे चलूँ। मैं किसी का विरोध ना करूँ, किसी धर्म दूसरे धर्म का विरोध ना करूँ। हाँ, मेरा जो धर्म है, हाँ जी, मैं अपने धर्म का प्रचार करूँ, प्रसार करूँ। यही मेरी उनके प्रेरणा स्रोत है। तो आपको सबसे पहले क्या नाम है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कैसे पता लगा? आपको कहाँ से पता लगा? जी, घर से, पिताजी से, किताब के माध्यमों से। फिर उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा सुना, तो वहाँ से प्रेरणा मिली। और आजकल तो पता ही आपको, गूगल जी, वहाँ सर्च मारिए आपको सब कुछ मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए आप अभी तक क्या काम कर रहे हैं उनके? जी, मेरा आई सपोर्ट युवा भारत, उन्हीं को सोच के बनाया गया है एक संस्था है जो धरातल पे काम करती है युवाओं के प्रति, युवाओं के लिए। जैसे शिक्षा हो गया, बहुत सारी चीजें, नशा हो गया, बहुत उसमें है। और उसमें फिर सामाजिक मुद्दे भी हैं, जल संरक्षण हो गया और आदि, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य हो गया, यही सब है। तो आपकी टीम में कुल मिला के अभी फिलहाल कितने सदस्य हैं? जी, सदस्य तो बहुत सारे हैं जी, बहुत। खोड़ा में भी हैं, मेरे गांव में भी हैं और लोगों को भी कारवां जुड़ ही रहा है। तो मैं एक निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता कि ये निश्चित संख्या है, हाँ, मगर लोग जुड़ते जा रहे हैं और भी जुड़ेंगे। तो आपकी जो संस्था है रजिस्टर्ड संस्था है या फिर नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। हाँ जी, मगर प्रोसेस में है जी, और जल्दी ही आप सबों के बीच में वो हो जाएगा। तो कब तक हो जाएगी कुछ? 2019 के शुरुआत में हो जाएगा। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आई सपोर्ट युवा भारत के लिए। थैंक यू। तो शिवम जी, इसी के साथ साथ मैं आपसे अपना तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे दो। जरूर जी, जरूर। क्या आपने अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए कुछ काम किए हैं अभी तक? जल संरक्षण के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर लिखा था। जी, जन सुनवाई ऐप के माध्यम से या अलग से? जी नहीं, मैं क्या कहते हैं ऐप के द्वारा लिखा था, जो UP CMO करके ये ऐप है, उसमें मैंने किया था। हाँ जी। ये लगभग जब ये जन सुविधाएं आई भी नहीं थी, हाँ जी, उससे पहले मैंने UP CMO को एक लेटर लिखा था। जी देखिए, जल का मुद्दा जो है वो पूरे भारतवर्ष में
पर हमारे क्षेत्र में ज्यादा है। आज हमारे क्षेत्र में खोड़ा कॉलोनी में लगभग 400 जी फीट पे पानी है। अब समझिए 400 फीट का मायने समझते हैं? जी जी समझता हूँ। उसके बाद पानी नहीं है और हम वो एरिया छोड़ के जा नहीं सकते, कहाँ तक जाएंगे? इसलिए जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि जल का संरक्षण करें, बरसात के पानी का। और बहती हुई नाली जो है ना जी, नालियों के द्वारा हमारा कम से कम बहुत पानी कहीं वेस्टेज जा रहा है। मेरा क्वेश्चन इसी के अंदर है, आप पानी को कैसे बचाते हैं? देखिए जी, आप मेरे घर पे आएंगे कभी जी, तो आप देखेंगे एक तालाब सा बना है। हाँ जी, उसमें हमने जो हमारा पुराना मोटर था हाँ जी, फेल हो गया, हाँ जी, तो हमने उस मोटर को बंद नहीं किया। हम्म, बरसात का पानी हम उसमें इकट्ठा करते, स्टोरेज करते, फिर उसके माध्यम से नीचे एज ए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हाँ, देते हैं। छोटा मोटा समझ लीजिए वही तो है। मैं आशा करता हूँ कि आप जब भी मान लो सुबह ब्रश करोगे ना, तो एक मग्गे से ज्यादा पानी बर्बाद नहीं करोगे आप। नहीं, वही अपना नियम है, एक मग्गा पानी है। जितना हाँ जी। कम पानी में हम, क्योंकि आने वाले टाइम में हाँ जी, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? तो जल छोड़ के जाएंगे, पर्यावरण छोड़ के जाएंगे, तभी तो उनका भविष्य अच्छा वातावरण, पर्यावरण। हाँ जी, तो उनका भविष्य तभी अच्छा रहेगा। जी, और हाँ, एक बात और, मैं एक हिसाब लगा रहा था एक दिन कि आप समझिए खोड़ा कॉलोनी में भी लोग पीने का पानी खरीद रहे हैं। हाँ जी, आप सोचिए 10 या 12 लाख की आबादी है खोड़ा कॉलोनी में, जी, तो 10 लाख 12 लाख की आबादी है तो 3 लाख घर होंगे। हाँ जी, 3 लाख घर होंगे तो 3 लाख घर 30 रुपए का पानी रोज खरीदते हैं। जी, तो 3 लाख इक्वल टू 30 बराबर 90 लाख रुपया जी, रोज का खर्चा है सिर्फ खोड़ा कॉलोनी जैसे क्षेत्र पीने के पानी का, पीने के पानी के। जी, वो भी अब समझिए, और ये जो वाटर लेवल घटता जा रहा है, आने वाले टाइम में आप दिनचर्या के लिए भी पानी खरीदोगे जी, तो 90 लाख अकेले एक दिन में खोड़ा खर्च कर रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में पानी, पीने के पानी पे कितना खर्च होता। और इसीलिए हमारी तो नदियों जी, में सुनिए जी, अभी सुनिए, और हमारी नदियों का पानी जी, हम रोक के या वेस्टेज करके इधर से उधर कर रहे, समुद्र में जा रहे हैं। हम अपने नदियों को नहरों से जोड़ के, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का योजना था ये, इससे हम उस गांव में भी पानी भेज सकते हैं या उस शहर में भी जहां पीने का पानी का व्यवस्था नहीं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, तो सरकार को भी सोचना चाहिए और लोगों को भी तो सोचना आपने कभी राजस्थान गए हो कभी? नहीं जी, अभी तक तो नहीं गया हूँ। कभी आप राजस्थान जाओ, वहाँ पे देखो कि पानी की क्या स्थिति है, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं पानी के बिना। नहीं, मैं एक और आप वहाँ से आके प्रेरणा ले सकते हो उनसे। ट्रेन अच्छी चीज है। मैं जी। राजस्थान में एक जगह है, वहाँ की सरपंच या मुखिया एक लेडी है। जी, उस गांव के बारे में पढ़ा था, नाम याद नहीं आ रहा अभी, जी। उन लेडीज का नाम याद आ रहा है। वो वहाँ पे जल संरक्षण के ऐसे ऐसे सुविधा कर रखे हैं, वो छोटे 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 वो बना के क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग हाँ सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग। वहाँ उस गांव में हरियाली है, जी। रेगिस्तान के बीच में हरियाली। जी, तो ये प्रेरणा स्रोत है हमारे। तो शिवम जी, इसी के साथ मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपके क्या विचार है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देखिए सरकार ने तो एक सुगुफा छोड़ दिया, जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी, मगर मेरा ये मानना है, ये मेंटेलिटी जब तक लोगों के बीच में नहीं आएगी, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये हम कह सकते या मान सकते जी, कि एक जुमला है। जी, मानना हमें आज हरियाणा में कम हुआ है और आज भी है। जी, क्या कहते हैं, आपके उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में आज भी है, जी, बिहार के कुछ एरिया में आज भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अभी भी कम लचर है। हाँ जी, तो हमें शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना चाहिए। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में ये तभी फायदा है कारगर। हमारा ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं सरकार द्वारा चलाया गया वो है, क्या कहते हैं, परियोजना है, प्रोजेक्ट है। जी, और इसमें हम लोगों को भी मिलके योगदान देना चाहिए। अब जैसे अभी है बहुत क्षेत्र में ना, आप अभी भी मानेंगे कि स्कूल की व्यवस्था नहीं है। जी, खोड़ा कॉलोनी में कितने स्कूल हैं आपको पता है? सरकार एक ही है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी तो हो गई ज्यादा, हाँ जी। यानी लगभग 4-5 के करीब। जी, मैं 12वीं तक एक ही स्कूल है। जी, आप बताइए एक स्कूल में सारी लड़की तो नहीं आ सकती, नहीं सारे लड़के भी नहीं आ सकते। सारे लड़के भी नहीं आ सकते। तो हम बालिकाओं के लिए क्या कर रहे हैं? हमें उनके लिए एक अच्छा स्कूल व्यवस्था,
एक सोच, मेंटलिटी, जी ये सब माध्यम, जागरूकता। जी ये नहीं कि जागरूकता मोदी जी ने कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ये चलो जी अब लोग मान लेंगे, नहीं। जो स्वयं सेवक हैं, जो आप अकेले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी संस्था के स्वयं सेवक, मतलब मैं भी स्वयं सेवक हूँ, आप भी स्वयं सेवक हैं, तो हमें ना अपने लेवल पे कम से कम एक बच्ची को स्कूल भेजने के लिए तत्पर रहना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। ये नहीं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी की जिम्मेदारी, क्योंकि जब घर सुधरता है ना तो हमारा छाती चौड़ा होता है, तो वो हमारे घर का ही एक परिवार का ही एक मेंबर है। बेटी किसी के भी घर की है, मन वो है तो भारत की ही बेटी, तो उस मेंबर को हम शिक्षित करें। इधर माँ बाप को भी बच्चों को भेजना चाहिए, और उतना ही ये चीज़ लड़कों पे भी होता है कि हाँ बेटी है, बहन है हमारी, यही आगे चल के माँ बनती है, रिश्ते आगे बढ़ते जाते हैं। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि आज लड़कियों के लिए एक अच्छे और सुरक्षित माहौल की आवश्यकता है? जी जरूर। मत देगा कौन? हम लोग देंगे ना, हाँ, मिलकर देंगे। देगा कौन? हम ही लोग देंगे। हाँ जी। हमारी मेंटलिटी कैसी है, आज भी हम जी ऐसी सोचों में पड़े हुए ना जो मुद्दा ही नहीं है। आज क्या अपना हमारा 21वीं सदी में हमारा आपको मुद्दा जातिवाद का होना चाहिए? नहीं। आज हमारा मुद्दा होना चाहिए शिक्षावाद का, आज हमारा मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, आज हमारा मुद्दा होना चाहिए क्या कहते हैं, बच्चियों के लिए सुरक्षित वातावरण का, आज हमारा मुद्दा होना चाहिए पर्यावरण बचाव का, आज हमारा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था का। ये सब मुद्दे होने चाहिए। आज हमारा मुद्दा क्या है? आज हम लड़ किस पे रहे? हम लड़ रहे हैं जातिवाद पे, हम लड़ रहे हैं क्षेत्रवाद पे, हम लड़ रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सुधरे, हमारा घर सुधरे, हमारे घर में जो एक अंत्योदय है ना, जो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति है, वो भी इतना सक्षम हो कि वो भी खड़ा होकर अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। तो शिवम जी, इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार है कि SC/ST एक्ट पर आप क्या सोचते हैं, या आपके क्या विचार है? बाबा भीमराव अम्बेडकर, जब बाबा भीमराव या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी सन 1947 में क्या कहते हैं संविधान का शुरुआत की, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था, तब ये SC/ST एक्ट जरूरत उन्होंने नहीं समझी। ये कब आया? ये आया राजीव गांधी जी के समय में, सन 1989 में जी। ये शायद पारित हुआ 90 या 91 में, 21 मई 1990 या 1991। यानी सोचिए, बाबा साहेब को नहीं लगा ये जरूरत है, मगर पॉलिटिकल व्यक्ति या देश का उस समय का प्रधानमंत्री जी, उन्हें ये लाने की जरूरत पड़ी। और ये बाबा साहेब सोचते थे कि ये जहर हो जाएगा, इसलिए नहीं लाए होंगे, मगर ये जातिवाद की राजनीति वहां से शुरुआत कि जी उनके मन में था ब्राह्मण तो हमारे वोटर हैं, अब ऐसा क्या करें जो दलित भाई भी हमारे वोटर, तो उन्होंने ये एक्ट लाया। अब सोचिए उस समय अब कैसा परिधान रहा होगा, क्या समय रहा होगा, इतना तो याद नहीं है, याद क्या शायद मैं उस समय 1-1.5 साल का रहा हूँ। तो क्या इससे देश को फायदा है या नुकसान है SC/ST एक्ट से? अभी कुछ कह नहीं सकते कि फायदा या घाटा, मगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देख रहे हैं जी, तो हमें सबको मिला के चलना पड़ेगा, सबको मिला के जी। तो सबको मिलाने में ये नहीं है कि अब ये ऐसे ऐसे चीज आएंगी तो सब मिल पाएंगे, फिर खाई बढ़ती चली जाएगी। हाँ, कोशिश करे सरकार कि इस चीज को आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका संदेश। देखिए, युवाओं से आकांक्षाएं बहुत होती हैं, युवाओं से आकांक्षाएं बहुत होती, बहुत ज्यादा होती जी, आप इसको काट नहीं सकते जी। और हम आकांक्षाएं जब जिससे ज्यादा होती है तो उस पर दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो हम अभी ये मैं बोल दूं कि ये करो नहीं। युवाओं से मेरा सिर्फ इतना कहना है, सही सोचिए, सही अपने लिए सही सोचिए, राष्ट्र के लिए सही सोचिए। होता है ना, मैं इसमें भाषण नहीं दे सकता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप इतने सक्षम बनिए जो आप में कोई कमी ना रहे। कमी जैसे
आजकल घिनौना काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं युवाओं का उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो हम एजुकेटेड रहेंगे, हम क्या कहते बस शिवम जी आजकल सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग ही ऐसा कर रहे हैं, फिर क्या किया जाए? मेंटलिटी। वो मेंटलिटी बदल कहाँ से बदलेगी? सही क्वेश्चन। आप आज का युवा अपनी संस्कृति भूल रहा है। जी हमारी संस्कृति गुरुकुल वाली संस्कृति है, जी हमारी संस्कृति मॉडर्न स्कूल वाली नहीं है। जी समझ जी। गए? हमारी संस्कृति गुरुकुल वाली है। गुरुकुल में गुरु की इज्जत करना सिखाते थे। आज गुरुओं की इज्जत हो रही है क्या? नहीं। आज एक हल्का सा मार दे तो वो भी यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। जी। और पहले के गुरु बच्चे को मारते थे या कोई सजा देते थे तो उसके अच्छे के लिए देते थे। वो आज वो शिष्य उस परिधान से जो पढ़ के आए हैं, जो 20 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले या उससे पहले, आज वो अच्छी जगह पे हैं। नहीं भी अच्छी जगह पे तो उनकी सोच इतनी अच्छी है कि उनके बच्चे अच्छे कर रहे हैं। तो हमें अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जी। संस्कृति के साथ युवाओं का संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा लगा शिवम जी आज आपसे मिलके, आपके पास आया इंटरव्यू लेने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद जी, धन्यवाद।